हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रो। माई सेल्फ लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है, रियल नंबर्स के बारे में ही हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इस लेक्चर में दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, ये मैं यहां पर इसकी थ्योरी लिख देता हूं, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा। इट सेज दैट if any positive integer a divided by any positive integer b any positive integer b such that it leaves a remainder r that is less than b, इसमें यह कहता है, सिंपल वे से समझेंगे हम, कि यहां पर कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास a है और इस a पॉजिटिव इंटीजर को हम किसी पॉजिटिव इंटीजर b से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम इस a पॉजिटिव इंटीजर को b पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो यहां पर रिमाइंडर हमारे पास r बचता है और ये r जो होगा ना, जो हमारा रिमाइंडर होता है, ये इस b से कैसा होता है, लेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आता है, ठीक है। अब यहां मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों यहां पर सिंपली आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर मैं जैसे कोई नंबर मेरे पास 51 है ना, 51 क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये 51 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर 8 से, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 6 48 और ये आपके पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास हो गया a, क्योंकि आप इस a जो a है 51 इसको डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये हो जाएगा हमारे पास a और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये b की वैल्यू हो जाएगी। ये जो हमारे पास आया है ना, ये r हो जाएगा और यहां पर बेटा ये जो हमारे पास बचा है इसको आप क्वेश्चन यानी q मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हमें क्या करना होता है, उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिसमें कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड हो रहा होता है और उसके बाद डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये जो बचता है वो एक हमारे पास क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। जो बचा हुआ ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसे समझ गए होंगे कि a मेरे पास 51 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, b हमारे पास आ गया 8, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। जब आपने डिवाइड कर दिया तो लास्ट में मेरे पास 3 बचता है। अब ये जो 3 है ये 3 फर्दर डिविजिबल नहीं है 8 से, आप 8 से 3 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। और एक और बात देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास 3 है ये इस 8 से लेस है, राइट, ये 8 से लेस है, इसलिए तो डिविजिबल नहीं है। अगर ये 8 से लेस नहीं होता तो हम इसे आगे और डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर a को किसी पॉजिटिव इंटीजर से b से डिवाइड कर सकते हैं और वहां पर हमें एक रिमाइंडर मिलता है और वो रिमाइंडर जो होता है वो b से लेस होता है। क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसके स्टेप्स को लिख कैसे सकते हैं, जो
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इनके स्टेप्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a है और इस पॉजिटिव इंटीजर a को आप किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, b से डिवाइड कर रहे हो, और यहां पर क्वोशिएंट आपके पास कितना है, आपने क्या माना था, क्वोशिएंट को q माना है, और आपके पास रिमाइंडर बचता है r। तो डिवीजन एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो बेटा यहां से, जो स्टेप्स हैं वो यहां से आपको क्लियर हो रहे होंगे। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड है। आप इसको समझ भी सकते हैं, देखो कैसे, आप a के प्लेस पर जो a की वैल्यू है 51 लगाइए, मतलब मैं a b q r की वैल्यू अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो ये पूरा का पूरा जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये पूरा कैसा हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा a b q और r की वैल्यू लगाने पर। मतलब LHS की और RHS की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आ जाएगी। मैं लगा के देखता हूं बेटा यहां पर a की वैल्यू है मेरे पास 51, ठीक है, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 8, q कितना है, q की वैल्यू है 6 और r कितना है, r है 3। आप इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 51 इज इक्वल टू 8 6 48 प्लस 3 दैट इज 51 इज इक्वल टू 51। यहां देख रहे होंगे जो हमारा LHS है वो किसकी इक्वल आ गया, RHS की इक्वल आ गया। क्लियर है। तो यहां पर जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो यही कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर a को आप किसी पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करेंगे तो वहां पर एक रिमाइंडर बचेगा और वो रिमाइंडर इस b से क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा, इस b को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप डिवीजर, इसको बोलते हैं बेटा, ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, और ये क्या है, डिवाइडेंड है। ये a क्या है, डिवाइडेंड, b क्या है, डिवीजर, ये क्या है, क्वोशिएंट, और ये है आपका रिमाइंडर। ये आपने बेटा अर्लियर क्लासेस में सीखा भी है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो होती है वो बेटा इस एक्सप्रेशन पर पूरा अपना वर्क करती है। मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। समझ गए, क्लियर है। ये आपने अर्लियर क्लासेस में बेटा पढ़ा भी हुआ है, कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और ये पूरा वर्क जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स पे होता है, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं बेटा। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वाले जो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ये सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारे पास दे रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेनली इसका यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो 10th क्लास में इसका यूज करते हैं बेटा वो एचसीएफ को फाइंड आउट करने में करते हैं। यानी कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो एचसीएफ को फाइंड आउट करने में मेनली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। इसका यूज मेनली कहां होगा, एचसीएफ फाइंड आउट करने में, जो कि हम एक्सरसाइज में आपको कराएंगे भी एक दो क्वेश्चन को कि किस टाइप से एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये तो था हमारा पॉइंट, क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप समझ में आ गया होगा। जो हमारा एल्गोरिथम होता है ना, यहां एक वर्ड यूज हुआ है एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या होता है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एल्गोरिथम क्या होता है बेटा, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स को कलेक्ट करके हमारे पास जो कलेक्शन आया है, मतलब पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि जैसे आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये आपके पास क्या है, एक स्टेप है कि आपने इससे इसको डिवाइड किया। तो ये जो स्टेप आया, ऐसे ही अगर ये आगे डिवाइड होता तो आगे दूसरा स्टेप बन जाता, और फिर आगे डिवाइड करते तो तीसरा स्टेप बन जाता। उन सभी स्टेप्स को अगर हम मिला दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक एल्गोरिथम बन जाती है। तो आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स आंसर, जो कि हमें क्या देता है, आंसर दे देता है जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिससे कि हमारे पास जहां तक हमें पहुंचना होता है, जो आंसर हमें लेना होता है वो हमें मिल जाता है उन स्टेप्स की हेल्प से, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, डिवीजन एल्गोरिथम।
अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन सा है? सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इस थ्योरम को करने से पहले पहले मैं आपको एक दो टर्म डिफाइन कर देता हूं, जिससे कि जब आप इस थ्योरम को समझ रहे होंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर बेटा एक टर्म यूज होता है फैक्टर, है ना, फैक्टर। और इस फैक्टर में से ही फिर एक और टर्म हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या होता है और प्राइम फैक्टर क्या होता है? मोस्टली बच्चे इसमें मतलब परेशानी होती है बच्चों को कि हम कैसे डिफाइन करें कि फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए बेटा, फैक्टर और प्राइम फैक्टर। अब फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे डेफिनेटली आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि फैक्टर क्या होता है। जैसे आप यहां पर कोई नंबर लेके चल रहे हैं 8, ठीक है, ये आपने कोई नंबर ले लिया 8। अब इस 8 को अगर आप डिवाइड करो कि भाई मैं डिवाइड करूं इस 8 को, तो ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है ये हम देखते हैं। तो यहां आप देखेंगे ये 8 हमारा एक तो 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर किससे डिविजिबल है? 4 से, और फिर किससे डिविजिबल है बेटा? 8 से। तो ये जो बन के आए ना 1, 2, 4 एंड 8, ये हमारे फैक्टर हो गए 8 के। ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए इस 8 के। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब मैं एक और एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। सपोज आपने यहां पर लिख लिया 15, है ना, 15 लिख लिया और 15 को देखा कि भाई ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 15 है ये 1 से डिविजिबल है, ये 15 हमारा 3 से भी डिविजिबल है, ये 15 हमारा 5 से भी डिविजिबल है, और ये 15 हमारा 15 से भी डिविजिबल है। तो यहां पर जो 15 के फैक्टर हैं, 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 5 एंड 15, ये 15 के फैक्टर हो गए। ठीक है, ये 15 के फैक्टर्स हो गए, 1, 3, 5, 15, ये 15 के फैक्टर्स हो गए। तो ये तो हो गए फैक्टर, यानी कि हम अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें फैक्टर की, तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? दोज नंबर्स विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि एक गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो सभी नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं? फैक्टर हो जाते हैं उस नंबर के। फिर से मैं एक बार इसको बेटा आपको बोल के बताता हूं। मैंने अभी डेफिनेशन क्या दी? दोज नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। ऐसे नंबर जो कि किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो जो नंबर हैं जिनसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं गिवन नंबर को, वो नंबर्स हमारे क्या बन जाते हैं? फैक्टर बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, दोज नंबर्स which divides the given number ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। आप इसके एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं, दिस इज एग्जांपल फर्स्ट और ये इसका एग्जांपल सेकंड है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि नंबर हमारे क्या फैक्टर हमारे क्या होते हैं। अब बात आती है कि भाई प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर फैक्टर अगर ये हैं, अब हम प्राइम फैक्टर की भी बात करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे देखो ये 3, ये प्राइम फैक्टर है, 5 ये भी क्या है? इसका प्राइम फैक्टर है। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूंगा ना 15 के प्राइम फैक्टर की, तो यहां पर प्राइम फैक्टर इसके कितने हुए? 2 हुए। कौन कौन से? एक 3 हुआ और एक 5 हुआ। तो यहां प्राइम फैक्टर वो नंबर होते हैं, मतलब जो प्राइम फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो सिंपल सी आप एक ही बात बोलेंगे कि उन फैक्टर्स में से जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, उन फैक्टर्स में से जो प्राइम फैक्टर हैं, मतलब जो प्राइम नंबर हैं, उन्हीं को हम लोग प्राइम फैक्टर कहेंगे, है ना। जो फैक्टर आपने किसी नंबर के निकाले, किसी नंबर के आपने फैक्टर निकाल दीजिए बेटा, और उसके बाद जो प्राइम नंबर है उन फैक्टर्स में, वो प्राइम नंबर ही हमारे प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं, इस 15 के प्राइम फैक्टर की बात करूं, तो यहां पर 15 का जो प्राइम फैक्टर है वो एक तो 3 है और एक 5 है ना। अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर की बात करूंगा कि इसका प्राइम फैक्टर बताइए, तो
इसका प्राइम फैक्टर आपके पास प्राइम फैक्टर केवल बेटा एक ही है, कौन सा है, 2 है ना। आगे इनका रिपीटेशन हो जाता है क्योंकि 8 के 3 प्राइम फैक्टर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो प्राइम फैक्टर तो एक ही है लेकिन उसका रिपीटेशन हो गया 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितना हुआ, केवल इसका 2 हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर टर्म हमारा क्या होता है और प्राइम फैक्टर टर्म हमारा क्या होता है, क्लियर है। तो मैं यहां पर बेटा इसकी प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन अगर लिखूंगा तो क्या होगी, यहां पर लिखेंगे दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम, ऐसे फैक्टर जो प्राइम है वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या है और प्राइम फैक्टर क्या है, क्लियर है यहां तक, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जो हमारा जो थ्योरम लिखी हुई है बेटा वो है क्या, पहले हम उस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर इसको बेटा यहां पर एनालिसिस करेंगे स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है, देखिए बच्चों, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed any composite number can be expressed as product of primes, प्राइम्स का मतलब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन से है ना, और एक्सप्रेस का मतलब भी फैक्टराइजेशन से है, फैक्टराइज्ड, ठीक है। तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन is unique, apart from order of occurring, है ना, ऑर्डर ऑफ अकर। तो यहां पर इसका सेंस क्या है ये आप समझिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है उनकी फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये बेटा हमारा यूनिक होता है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा एक एक लाइन का। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स या ऑर्डर ऑफ, यहां पर बेटा थोड़ा सा चेंज है, ऑर्डर ऑफ फैक्टर अकर, यानी कि इसका ऑर्डर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन जो प्राइम्स उसमें यूज होंगे वो बेटा बदलेंगे नहीं, वो सेम ही रहेंगे। ये है क्या, देखिए जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल लेके चलिए, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 15 लिखा, है ना, 15 लिख लिया, एक एग्जांपल में लेके चला, मैंने यहां पर कोई नंबर लिखा 15। अब मैं इस 15 को देखता हूं कि इसके मैं अगर फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टर तो कौन कौन से होंगे, आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, मतलब 15 कोई कंपोजिट नंबर है। मैंने कल आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी बताई थी कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर हमारे वो वाले नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 से तो डिविजिबल है ही, उनके अलावा और भी नंबर से भी डिविजिबल है, अदर नंबर से भी डिविजिबल है। मतलब आप कल की डेफिनेशन में ये था, आज आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके की 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कंपोजिट नंबर के बारे में बेटा ध्यान रखेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख लेंगे, दोज नंबर्स which have more than two factors, ऐसे नंबर जिनके की 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं,
ठीक है, तो जैसे मैं 15 को लिख रहा हूं तो 15 के फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा कंपोजिट हो गया, है ना। अब इसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था बेटा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो केवल 2 फैक्टर ही रखते हैं। 2 फैक्टर मतलब या तो वो खुद से डिविजिबल हैं या 1 से डिविजिबल हैं। तो प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहां पर ये थ्योरम जो कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो ये कहती है any composite number can be expressed as product of primes. This factorization is unique apart from order of factor occurs. तो इसका सेंस मैं आपको बताता हूं कि जैसे 15 आपने लिखा तो 15 आप 3 into 5 लिख लिया। अब यहां पर जो प्राइम नंबर मेरे पास हुए वो 3 और 5 हुए, है ना। मुझे ये पता चल गया कि ये कोई कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, यानी 3 into 5 करके आप 15 ला पा रहे हो, है ना। तो ये तो पहला आपके पास लाइन है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये तो इसकी फर्स्ट लाइन होगी। दूसरी लाइन ये है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये जो प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर आपके फिक्स है, मतलब 3 और 5 ही आएंगे। ये 15 मेरे पास नंबर है, अगर मैं 15 को फैक्टराइज करूंगा तो इसके फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर यूज होंगे वो प्राइम नंबर 3 और 5 ही होंगे, इनके सिवाय कोई और प्राइम नंबर यूज नहीं हो सकते। इसका मतलब 3 और 5 आपके 15 के फैक्टराइजेशन के लिए फिक्स प्राइम है, ठीक है। तो ये आपके कैसे है, फिक्स है, मतलब यूनिक है, ये बदल नहीं सकते, ठीक है। आप सोच के देखो क्या कोई और नंबर है जिससे कि मैं 15 को डिवाइड कर सकता हूं अदर देन 3 एंड 5, ऐसा प्राइम नंबर, सॉरी कोई नंबर तो हमारे पास 1 भी है और 15 भी है, तो मैं कह रहा हूं ऐसा कोई प्राइम नंबर और है जो कि 15 को डिवाइड कर रहा हो 3 और 5 के सिवाय, कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब जो फैक्टराइजेशन है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो उसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब वो चेंज नहीं हो सकते, वही उसके फैक्टर होंगे, वही उसके प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि यहां पर सेकंड लाइन जो लिखी हुई है, सेकंड लाइन बेटा मैं यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते, ये फिक्स है, कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो कि इसको डिवाइड कर रहे होंगे। फिर आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ फैक्टर अकर। अब ये ऐसा हो सकता है कि आप 3 into 5 लिख रहे हो, कहीं पर आपको 5 into 3 मिल जाए, तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ 3 into 5 है लेकिन ये 5 into 3 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर आपका यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम मेनली हम यूज कहाँ करते हैं, यहाँ जो हमारे पास 10th क्लास की बुक है, जो हम 10th क्लास के मैथ्स को कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 प्लेसेस पर फंडामेंटल थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है, पहला प्लेस क्या है बेटा, पहला तो हम लोग यूज करेंगे इरेशनलिटी को प्रूव करने में, है ना, इरेशनलिटी को प्रूव करने में। तो इरेशनलिटी में हम लोग यहाँ पर इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हैं। तो पहला इसका यूज कहां पर है, टू प्रूव इरेशनलिटी, टू प्रूव इरेशनलिटी, ठीक है, पहला यूज हमारे पास ये है। अब इरेशनलिटी को प्रूव करने में हम इसका कैसे यूज करते हैं, जैसे आपके पास दे रखा है √3, आपके पास क्या दे रखा है √3, तो आप सिंपल सी बात समझिएगा कि ये √3 के प्राइम फैक्टर आपके नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर के ही प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब ये कंपोजिट नहीं है बेटा, आप देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर नहीं है और रूट के अंदर लिखा हुआ है, आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे रूट के अंदर लिखा हुआ है, आप इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्यूशन का मतलब है कि आप √3 को ये नहीं कि आप एक इंटीजर की फॉर्म में ला पा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। यहां पर आप √3 लिखा हुआ है तो आप इसका रूट निकालेंगे तो 1.732 आगे चलता जाएगा और एक इंटीजर नहीं आएगा आपको, तो ये कंपोजिट नंबर आपके पास नहीं है। तो बेटा ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे √7 ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, पाई है ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, वो हम इरेशनलिटी को भी प्रूव करने में करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका यूज है, मैं दूसरा यूज आपको बताऊं तो बेटा दूसरा यूज है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं ना, जो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं तो वो पी अपन की फॉर्म में होते हैं। तो जब पी अपन की फॉर्म में है तो बेटा अब डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए भी हम लोग अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हैं। जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, मतलब मैं यहां पर कहां पर यूज करूंगा, 2
check the rational number, to check the rational numbers terminating after decimal point, and non-terminating repeating. तो रेशनल नंबर्स की इस कंडीशन को भी हम लोग इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से करते हैं यहाँ पर। अब ये आपने बेटा 9th क्लास में पढ़ा होगा कि P अपॉन Q की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है तो वो कब डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट करेगा और कब डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यहां पर देखिएगा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि जो लिखा हुआ है यहां पर आपको करना क्या है ना, कैसे चेक करते हैं हम रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा डेसिमल पॉइंट के बाद या नहीं होगा। देखिए, तो देखो बेटा, अभी मैंने जो लिखा था सेकंड पॉइंट जो कि इस थ्योरम का यूज है, तो वहां पर मैं बता रहा था कि रेशनल नंबर्स की टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो आपने जैसे कोई नंबर लिख लिया 17 अपॉन, यहां पर आपने लिखा बेटा 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 7, ये लिखा। अब होगा कोई नंबर डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है बेटा 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 7, तो यहां से अगर डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 के ही हमारे पास टर्म्स हैं, मतलब दो ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं 2 एंड 5, कोई अदर प्राइम नंबर नहीं दिख रहा डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो नंबर होगा जहां पर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो बेटा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आप बोल सकते हैं। यहां पर m एंड n हमारे इंटीजर होते हैं, m एंड n दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, है ना, आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर होते हैं। तो बेटा जब इस फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में दिख रहा है तो ये कैसे हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अगर इस फॉर्म में नहीं है या 2 और 5 को छोड़कर कोई अदर फैक्टर, अगर अदर प्राइम फैक्टर आ जाता है तो आप समझ जाइएगा वो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे आप एक तो एग्जांपल मैंने ये लेके दिखा दिया आपको, दूसरा एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूं। दूसरे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे आप यहां पर 17 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 ये और लिख लिया। इस टाइप से कोई डिनोमिनेटर का फैक्टर हमारा बन रहा है, कोई भी नंबर होगा उसको आपने फैक्टराइज किया तो उसके प्राइम फैक्टर में आपके पास ये बन के आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। तो बेटा यहां पर आप समझ जाइएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर और इंक्लूड हो गया, कौन सा, 3 इंक्लूड हो गया। लेकिन टर्मिनेटिंग तभी होता है जबकि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो केवल बेटा इस फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 इंक्लूड हो गया तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरम का यूज करते हैं। तो मेनली 2 प्लेसेस पर इसका यूज करते हैं, है ना, वो दोनों प्लेसेस मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से प्लेसेस बताए हैं, एक तो यहाँ पर जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और दूसरा प्लेस मैंने आपको कहां बताया था बेटा, इरेशनलिटी चेक करने के लिए, है ना, इरेशनलिटी चेक करने के लिए भी हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों यहां पर एक कंसेप्ट है, एक पॉइंट है जो कि मैं आपको लिखाना चाहता हूं, लिख लीजिएगा उसे भी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नेचुरल नंबर है ना, कोई भी नेचुरल नंबर वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से आ जाता है ना, कितनी बड़ी बात है। ये नोट पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर कैन बी प्रोड्यूस या कैन बी फाइंड, any natural number can be found by the product of primes, by the product of primes,
ठीक है, कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है तो बेटा वो प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्राइम फैक्टर्स का हम मल्टीप्लाई करें, कुछ होंगे हमारे पास प्राइम्स, उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नेचुरल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर एक आपको याद रखना होगा, 1 को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहां आप ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट 1, है ना, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 को छोड़कर आप लोग कोई सा भी नेचुरल नंबर बेटा प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना, अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा एक और बात इसमें याद रखेंगे, यहां जो प्राइम नंबर्स है ना, ऐसा नहीं है कि हम किसी नेचुरल नंबर को लेके आ रहे हैं और वहां पर प्राइम नंबर केवल एक ही बार आए। जैसे मैं अगर 8 की बात करूं, इस कंसेप्ट की बात करता हूं मैं कि मैंने कोई नंबर लिख लिया, कोई भी प्राइम नंबर लिख लिया, कोई भी नंबर लिख लिया 8, कोई भी नेचुरल नंबर है 8। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि कोई सा भी नेचुरल नंबर प्राइम, जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट की हेल्प से हम ला सकते हैं। तो यहां पर आप 8 को कैसे लेके आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लेके आएंगे, है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, तभी तो आया 8। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर है ना, वो जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बार आए, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइम नंबर्स का रिपीटेशन हो जाए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 2 हमारा कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, तो आप इसको कैसे राइट कर देंगे, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, है ना, 3 टाइम्स हो गया, तो ये रिपीटेशन हो गया। अगर यहां पर आप बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेशन ना हो, कोई प्राइम नंबर आपने लिखा यहां पर 27, तो यहां आप केवल 3 इंटू 7 से, प्राइम नंबर नहीं है, एनी नंबर है ये, 27 कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर 27 को आप 3 इंटू 7 करके भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो यहां रिपीटेशन नहीं है। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है कि रिपीटेशन हो भी सकता है और रिपीटेशन नहीं भी हो सकता, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो यहां बस इतना सा याद रखना है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी फाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट 1, और रिपीटेशन किसी नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करने में हो सकता है कि किसी प्राइम नंबर का हो जाए और ना भी हो, जैसे यहां पर रिपीटेशन नहीं हुआ है और यहां पर रिपीटेशन आपका हुआ है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। अब इसका एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्री मेथड, है ना। ट्री मेथड क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, और उसके बाद इस वीडियो का जो हमारा होगा, जो भी कंटेंट होगा वो केवल हमारा ट्री मेथड तक होगा, ठीक है बच्चों। देखिए अब बेटा जो हमारे पास जो 10th क्लास के जो बोर्ड्स हो रहे हैं या फिर जो एग्जाम्स देखें हम हाफ ईयरली या एनुअल, तो वहां पर आप देखेंगे बेटा कि इस जो फैक्टर ट्री है इस पे डिपेंड भी हमारे क्वेश्चंस अच्छे खासे फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर ट्री होता क्या है और इसे किस टाइप से हम लोग फ्रेम करते हैं, ये भी हमारा डिपेंड करता है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसके हम केवल प्राइम फैक्टर्स को, कोई भी नंबर दे रखा होगा और उसको केवल हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, है ना, कोई भी नंबर है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे और उसका एक ट्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप समझिए। सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। प्राइम फैक्टर आई होप सबको आते होंगे, है ना, किस टाइप से प्राइम फैक्टर्स को किया जाता है। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो बेटा मैं यहां पर आपको क्लियर कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए तो प्राइम फैक्टर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर आपके पास कौन सा होता है, 2 होता है ना। मे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक में लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही हो, 2 से नंबर डिविजिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि लीस्ट प्राइम हमारे पास 2 ही है। तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, है ना। फिर आप 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 1 बचेगा, 2 8 जा 16, इतना आया 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब मैं अगेन 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 0, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 4 जा 8। अब बेटा 2 4 जा 8 हो गया, 19 को डिवाइड करना है ना, 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, ना जाने का 0 लगाएंगे, है ना, डिवाइड नहीं जा रहा 1 में, तो अब आप 19 को डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनके लास्ट में 0 2 4 8 6 ये वाले नंबर सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, या तो 3 से होगा या फिर 5 से तो होगा ही होगा। तो मैं 3 से सबसे पहले करूंगा, तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा, है ना, 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, यानी 3 से ये डिवाइड हो गया। अब मैं देखूंगा अगेन कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो बेटा ये देखो 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15,
है ना, 3 से डिवाइड ये भी हो गया। अब मैं देखूंगा क्या अगेन ये 3 से डिविजिबल है, तो बेटा 3 से डिवाइड करके देखोगे तो 3 से डिविजिबल ये नहीं है। आप डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3, फिर बेटा 15, 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 बच गया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट पर अगर 5 0 आता है तो डेफिनेटली वो 5 से डिविजिबल तो होते ही है। तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब बेटा देखेंगे 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 बन जा 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, मतलब ये जो नंबर था इसके प्राइम फैक्टर आपके पास ये निकले हैं, देख रहे हो सभी प्राइम नंबर से लिखे हुए हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब बच्चों इसका ट्री कैसे बनाना है, तो देखो ट्री बनाने के लिए आप इस नंबर को लिख लेंगे, पहले ये नंबर आपने राइट कर लिया इस टाइप से। अब आपने इसको जब फैक्टराइज किया था तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल था, तो एक प्राइम फैक्टर इसका आ गया 2, तो यहां पर लिख लेंगे 2 और उसके बाद मेरे पास क्या बचा था, ये बचा था 16380, है ना, 2 से डिवाइड करने के बाद। फिर आपने 16380 को डिवाइड किया अगेन 2 से, यानी इसका एक और प्राइम फैक्टर मेरे पास आ गया 2, और यहां पर मेरे पास जो नंबर डिवाइड 2 से होने के बाद बचा 8190, और 8190 को देखो बेटा फिर से आपने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो इसके एक और प्राइम फैक्टर में हमारा 2 आ जाएगा अगेन, फिर से 2 आ गया, और यहां पर 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है 4095, है ना। अब बेटा 4095 को किससे डिवाइड किया है आपने, देखो इसके प्राइम फैक्टर में 3 भी इंक्लूड हो गया क्योंकि 3 से ये डिविजिबल है, और यहाँ 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना बचा, आपके पास बच गया 3 से डिवाइड करने के बाद कितना बचा बेटा 1365 ये बच गया। अब बच्चों आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 1365 इसको फिर से आपने किससे डिवाइड किया है, 1365 को 3 से डिवाइड किया बेटा, है ना, फिर से आपने इसको 3 से डिवाइड किया है, तो एक और प्राइम फैक्टर मिल गया आपको 3, और यहां पर आपके पास आ गया बेटा 3 से डिवाइड करेंगे 1365 को तो 455 और 455 को फिर से आप डिवाइड करोगे 5 से, 3 से नहीं हुआ है 5 से किया है, तो आपके पास बचा था 91, और 91 ये बेटा आपके दो पार्ट में ब्रेक हो गया था, एक तो 7 में और एक हो गया था 13 में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है ना ट्री, ये प्राइम फैक्टर्स का ट्री है ना, तो इस ट्री को ही बोल देते हैं फैक्टर ट्री, क्योंकि ये ट्री की शेप में है ना पूरा, देखो ये आपका रूट हो गया, ये इसकी ब्रांचेस निकलती हुई जा रही है, तो ये पूरा क्या है ट्री की शेप में, तो इसलिए हम बोल देते हैं फैक्टर ट्री। अगर आप इसे प्राइम फैक्टर ट्री भी बोलेंगे तब भी आपको यहाँ पर कोई अलग ये सेंस नहीं देगा, ये फैक्टर ट्री कहें या फिर प्राइम फैक्टर ट्री कहें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं, ये जो हमारे पास 2 2 2 3 3 5 7 ये सभी हमारे पास प्राइम फैक्टर है। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राइम फैक्टर क्या होता है। और यहां इस वीडियो में जो हमने कवर किया है वो कवर किया है, एक तो पहला डिवीजन एल्गोरिथम को कवर किया है, दूसरा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को कवर किया है, और उसी पे डिपेंड हमने फैक्टर ट्री को यहाँ पर कवर किया है। तो बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी टाइप के वीडियो आपको मिलते रहे क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाले हमारी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।